रामरो है ना, नेपाली शब्द है। रामरो का मतलब होता है अच्छा और नरामरो का मतलब होता है बुरा। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, पर कोई इंसान किसी की बॉडी पर रामरो नरामरो लिखकर क्या साबित करना चाहता है? मतलब अच्छा बुरा लिखकर। 2 मिनट, जिस स्पॉट पर लाश मिली थी वहां की फोटो खींची थी ना तुमने? हाँ मैडम जी खींची थी ना, जरा दिखाना मुझे वो तस्वीरें। चार्ली टेबल पर ही रखी एक फाइल उठाता है और जितनी तस्वीरें लाश के पास से खींची गई थी सब वर्चस्विनी को दे देता है। वर्चस्विनी सारी तस्वीरें एक एक कर देखने लग जाती है। चार्ली वर्चस्विनी को घूरते हुए कहता है, मैडम जी ये आप इन तस्वीरों में क्या ढूंढ रही हैं, जरा मुझे भी बताइए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। वर्चस्विनी चार्ली के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती। वो अभी भी एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। लाश के आसपास के एरिया की तस्वीर देखने के बाद वर्चस्विनी लाश की तस्वीर देखने लग जाती है। वो एक तस्वीर को देखते हुए कहती है, मेरा शक सही निकला। चार्ली बौखलाहट के साथ कहता है, कैसा शक मैडम जी? वर्चस्विनी चार्ली को एक तस्वीर जो कि मोहित के सीने की थी, जिस पर रामरो नरामरो लिखा हुआ था, दिखाते हुए कहती है, ये देखो चार्ली, इसके सीने पर जो रामरो नरामरो लिखा हुआ है उससे रामरो कटा हुआ है, उस पर आधा डंडा खींचा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मोहित अच्छा आदमी नहीं था और कातिल को ये बात पता थी। उसने ये सुराग हमारे लिए छोड़ा है ये बताने के लिए कि जिस आदमी को उसने मारा है वो अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए वो उसे मार रहा है। हो सकता है कातिल ने और कोई भी सुराग हमारे लिए छोड़े हो। मैडम जी ये आप कैसी बात कर रही हो? भला कातिल खुद हमारे लिए सुराग क्यों छोड़ेगा? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था चार्ली, मेरा मतलब ये था कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। ये बताओ, स्पॉट के पास से जो सामान मिला था उससे भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले क्या? नहीं मैडम जी नहीं मिले, उसकी दारू की बोतल पर भी नहीं, उस पर सिर्फ मोहित के हाथों के निशान थे। पर एक चीज बड़ी अजीब लगी मुझे। कौन सी चीज? आपको पता है मैडम जी, नदी के पास से जो कपड़े हमें मोहित के मिले उसमें उसका पैंट शर्ट बनियान तो मिला पर कच्छा नहीं मिला। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, कच्छा नहीं मिला मतलब मैडम जी चड्ढी अंडरवियर। कुछ अजीब नहीं लगता आपको कि मोहित को बनियान पहनने का तो शौक था पर कच्छा नहीं? वो गरीब भी नहीं था, सरपंच का ही बेटा था, कच्छा खरीदने के पैसे तो होंगे ही उसके पास। तुमने आसपास के इलाके की अच्छे से छानबीन करी थी ना? चार्ली हिचकिचाते हुए अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, हाँ की थी ना मैडम। वर्चस्विनी तेज के साथ कहती है, सही बताओ चार्ली और मेरी आंखों में देखकर बातें करो, नजरें मत चुराओ, मुझसे सच सच बताना, जहां पर लाश मिली थी वहां के एरिया की अच्छे से तहकीकात करी थी या नहीं की थी? चार्ली फिर हकलाते हुए कहता है, वो मैडम क्या है ना? ये मैडम क्या लगा रखा है? जल्दी बोलो क्या बात है? वो मैडम बात यह है ना कि नदी के पास बहुत सारी भीड़ जमा थी और आपके जाने के बाद भी ना हम 3-4 घंटे तक वहीं पर रुके हुए थे, पर वो गांव वाले वहां से जा ही नहीं रहे थे। हमने हटाने की भी कोशिश की पर बड़े ढीठ थे, हट ही नहीं रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग लाश नहीं किसी फिल्म की शूटिंग देख रहे थे। वो लोग ना आपस में बातें कर रहे थे कि यक्षिणी आजाद हो गई, ये सब उसी ने किया है, तो हमें भी यकीन हो गया। तो हमने ज्यादा छानबीन नहीं की, और कैसे करते, आधी से ज्यादा जगह तो वो गांव वाले घेर के खड़े हुए थे। वर्चस्विनी चार्ली पर चिल्लाते हुए कहती है, चार्ली तुम ना बेवकूफ हो एक नंबर की, सारी गलती मेरी है, मुझे ये काम तुम पर सौंपना ही नहीं चाहिए था, खुद करना चाहिए था। तुम्हें पता है कोई भी केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? चार्ली शर्मिंदा होते हुए उदासी के साथ कहता है, क्या मैडम जी? केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तहकीकात, सुराग ढूंढना, और तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम सारे सुराग किश्नोई नदी के पास ही छोड़कर आ गए हो। तुमने अच्छे से तहकीकात की ही नहीं। गाड़ी निकालो, हमें अभी निकलना होगा। पर कहाँ मैडम जी? खोया हुआ कच्छा ढूंढने के लिए। चार्ली अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? कच्छा मैडम जी? सच? मैं मजाक नहीं करती चार्ली, पर मैडम जी आपको पता है ना किश्नोई नदी जाने के लिए काला झाड़ी जंगल पार करना होगा, और वहां पर इस वक्त कितना अंधेरा होगा। कोई जंगली जानवर मिल गया तो फिर तो और अच्छी बात है चार्ली, इसी बहाने अगर कोई खूंखार जानवर हो तो उसे भी देख लेंगे। और अब ये बहाना बंद करो, चलो चुपचाप। मैडम जी आज आपको घर नहीं जाना क्या? अपनी बच्ची, वर्चस्विनी चार्ली को बीच में टोकते हुए कहती है, तो मेरी फैमिली की फिक्र करना छोड़ो और जल्दी गाड़ी की चाबी उठाओ और चलो बंगला मुड़ा गांव। इतना कहकर बिना कुछ सुने वर्चस्विनी पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाती है। चार्ली भी चुपचाप गाड़ी की चाबी उठाता है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। चार्ली और वर्चस्विनी गाड़ी से बंगला मुड़ा गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग और अभिमन्यु गहरी नींद में सो रहे थे। ये एक और हैरान करने वाली बात थी कि यक्षिणी के आजाद हो जाने के बावजूद भी वो दोनों बेफिक्र होकर सो रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत थक गए थे, या फिर इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि यक्षिणी अपना अगला शिकार अमावस्या की रात को ही बनाएगी। युग सो ही रहा था कि उसे फिर वही सपना दिखता है जिसमें वो एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहता है।
उसे वापस से गर्मी का एहसास होता है, जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठता है तो अपने बदन को पसीने से तरबतर भीगा हुआ पाता है। युग खुद से कहता है, फिर वही सपना। आखिर ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? कौन है ये सपनों वाली लड़की जिसके साथ मैं ना जाने कैसी कैसी हरकतें करता रहता हूँ? छी, मुझे तो सोचते हुए भी अपने आप पर घिन आ रही है कि मैं एक अनजान लड़की के साथ ये सब कर सकता हूँ। युग अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, पानी, गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना चाहिए। इतना कहकर युग बिस्तर पर से उठ जाता है और नीचे किचन की तरफ जाने लग जाता है। जब वो किचन के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि फर्श पर पानी फैला हुआ है। वो किचन के अंदर कदम रखते हुए कहता है, अरे ये फर्श पर पानी कैसा फैला हुआ है? ये आ कहां से रहा है? जब युग किचन के अंदर और आगे जाता है तो देखता है कि ये पानी मटके के पास से बह रहा था। मटके में छोटा सा छेद हो गया था, जिस कारण मटके का सारा पानी बह चुका था। युग मटके के अंदर देखते हुए कहता है, अरे इसके अंदर का तो सारा पानी बह गया, पर समझ नहीं आ रहा ये मटका फूट कब गया। शाम तक तो ठीक था, फिर रात होते ही क्या हो गया? कैसे अपने आप रखे रखे फूट गया? नींद से अभी अभी उठने के कारण युग का ज्यादा दिमाग नहीं चल पा रहा था और वो बिना कुछ सोचे समझे बकेट लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाने का सोचने लग जाता है। उसके मन में अभिमन्यु को उठाने का ख्याल तो आता है, पर अगले ही पल अभिमन्यु बेवजह परेशान होगा यही सोचकर युग उसे उठाने उसके कमरे में नहीं जाता और अकेला ही कुएं के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में युग कुएं के पास पहुंच जाता है। कुएं के पास काफी अंधेरा था। युग को डर तो लग रहा था, पर उसकी प्यास ने उसके अंदर का सारा डर मार दिया था। वो जल्द से जल्द अपनी प्यास बुझाना चाहता था। वो कुएं के पास रखी बाल्टी उठाता है और उसे कुएं के अंदर डाल देता है। कुएं की घिरनी घूमने लग जाती है। कुछ ही देर में युग पानी की बाल्टी कुएं के अंदर से खींच लेता है। युग को इतनी प्यास लगी थी कि वो पानी को बकेट में भी नहीं भरता और सीधे बाल्टी में से ही पानी पीने लग जाता है। युग ने अपने हाथों में पानी पीने के लिए लिया ही था कि तभी उसे एक लड़की के गाने गाने की आवाज सुनाई देती है। तन बदन में आग लगा दूं मैं यक्षिणी, तेरी प्यास बुझा दूं। तन बदन में आग लगा दूं मैं यक्षिणी, तेरी प्यास बुझा दूं। जैसे ही युग ये गाना गुनगुनाने की आवाज सुनता है वो रुक जाता है। फिर गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब। तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब। गाने की आवाज सुनकर युग पानी पीना भूल जाता है और खुद से कहता है, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। हाँ, ये आवाज तो वही है जो उस रात कुएं के अंदर से आ रही थी, पर यह आवाज तो कुएं के अंदर से नहीं आ रही। ये आवाज कहां से आ रही है? युग ने अभी इतना ही कहा था कि फिर लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। बरसों से हूं जागी तेरे इंतजार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में। मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में। गाने की आवाज सुनकर युग मंत्रमुग्ध हो गया था। वो भूल गया था कि वो कुएं पर अपनी प्यास बुझाने आया था। युग पानी पीना छोड़ देता है और गाने की आवाज का पीछा करने लग जाता है। ना जाने क्या जादू था उस लड़की की आवाज में, जिस कारण वो अपने आप को उसका पीछा करने से रोक नहीं पा रहा था। आवाज काला झाड़ी जंगल की तरफ से आ रही थी। कुछ ही पल में युग वहां पर पहुंच जाता है। काला झाड़ी जंगल पहुंचने के बाद आवाज किश्नोई नदी की तरफ से आने लग जाती है और युग किश्नोई नदी की तरफ जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम किश्नोई नदी की तरफ बढ़ा रहा था, लड़की के गाना गाने की आवाज और तेज होती जा रही थी। उसके अंदर उस लड़की को देखने की इच्छा बढ़ती जा रही थी जो गाना गा रही थी। जब वो किश्नोई नदी के किनारे पर पहुंचता है तो अचानक से गाना गाने की आवाज बंद हो जाती है। किश्नोई नदी पूरी तरह सुनसान पड़ी हुई थी। युग किश्नोई नदी के किनारे पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, आवाज तो यहीं से आ रही थी, फिर अचानक बंद कैसे हो गई? युग यही सोचकर अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़ती है और वो देखता है कि नदी की छोटी छोटी लहरों पर कई सारे जुगनू मंडरा रहे थे। उन्हीं जुगनू की रोशनी में युग देखता है कि नदी के किनारे पर दूसरे साइड मुंह करके एक लड़की खड़ी हुई थी। युग को उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की के लंबे लंबे बाल थे उसकी कमर तक, जिसे उसने खोल कर रखा हुआ था। उसकी गोरी कमर युग को साफ दिख रही थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये लड़की कौन है और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं ये लड़की यक्षिणी तो नहीं?
यक्षिणी का नाम लेते ही युग के पैर कपकपाने लग जाते हैं। उसे डर लगने लग जाता है, पर अगले ही पल वो अपने डर को अपने अंदर मार देता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर यक्षिणी कैसी दिखती थी। कौन थी वो यक्षिणी जिसके रूप के जाल में हर मर्द फंस जाता था? क्या अप्सराओं से भी सुंदर होती थी यक्षिणी? यही सब सोचकर युग अपने कदम नदी के किनारे पर खड़ी लड़की की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, यक्षिणी, तुम यक्षिणी ही हो ना? वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती। वो तो नदी के पानी को बहते हुए देख रही थी। यक्षिणी यक्षिणी यही कहते हुए युग उस लड़की के नजदीक पहुंच गया था। युग उस लड़की को छूने ही वाला था कि तभी वो लड़की पीछे मुड़ जाती है। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो युग देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यामिनी थी। यामिनी हंसते हुए कहती है, यक्षिणी नहीं युग बाबू, यामिनी। आपको क्या मैं यक्षिणी की तरह दिखती हूँ कि जब देखो आप मुझे यक्षिणी के नाम से पुकारते रहते हो? युग यामिनी को वहां पर देखकर भौंचक्का रह गया था। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने यामिनी खड़ी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। युग यामिनी को घूरे जा रहा था। यामिनी युग के साथ मजाक करते हुए कहती है, अब आप हर बार की तरह मेरे बदन को ताकते ही रहेंगे कि कुछ बोलेंगे भी? युग हिचकिचाते हुए कहता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? मछली पकड़ने आई हो क्या? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, मछली नहीं, मर्द पकड़ने। युग अपना गला फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मर्द पकड़ने? यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, मैं मजाक कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती क्या? आप जरा खुद सोचिए, एक मछुआरन यदि मछली नहीं पकड़ेगी तो क्या पकड़ेगी? एक बात बताओ, तुम हमेशा रात में ही मछली क्यों पकड़ती हो? कभी रोंका मुचा घाट पर तो कभी बंगला मुड़ा घाट पर। क्योंकि मुझे रात में ही शिकार करना पसंद है। यामिनी हंसते हुए कहती है, मछलियों का शिकार, मर्दों का नहीं। मैंने आपको बताया था ना, रात के वक्त नदी का पानी ज्यादा शांत रहता है, हलचल नहीं होती, जिस वजह से ज्यादा मछलियां फंस जाती हैं। युग को काफी हद तक यामिनी की बात ठीक लगती है। यामिनी नदी की ओर देखते हुए कहती है, वैसे बाबू, आपको पता है या नहीं पता है? अरे कैसे पता नहीं होगा? आसपास के गांव वालों तक को ये बात पता चल गई तो आपको तो पता ही होगी। तुम किस बारे में बात कर रही हो यामिनी? अरे यक्षिणी के बारे में बाबू। सुना है वो आजाद हो गई और उसने रोंकामुचा गांव के सरपंच के बेटे मोहित को अपना शिकार भी बना लिया। अच्छा ही हुआ, युग हैरानी के साथ कहता है। अच्छा हुआ? पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यामिनी? किसी को मारना तो पाप है ना? युग बाबू, पापी को मारना पाप नहीं होता है बल्कि पुण्य का काम होता है। भगवान राम ने रावण को मारा था ना, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, और पांडवों ने भी तो पांचाली के लिए कौरवों से युद्ध लड़ा था ना। तो क्या उन सभी भगवानों ने उन दुष्टों का नाश करके पाप किया था? नहीं ना। तो यक्षिणी ने भी मोहित को मारकर कोई पाप नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो यामिनी? साफ साफ शब्दों में कहो ना। यही कि मोहित एक बहुत बड़ा दुष्ट था। आपको पता है, अपनी पहली पत्नी को उसने जलाकर मार दिया था। सारा गांव इस बात को जानता है, पर सरपंच का बेटा है ना, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुलता। इतना ही नहीं, दूसरी शादी करने के बाद भी उसकी नजर पराई स्त्रियों पर ही रहती थी। उसकी नजर बहुत दिनों से एक विधवा पर थी। वो उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता था और उस रात भी शायद वो बंगला मुड़ा गांव में उसी से मिलने जा रहा था। अच्छा ही हुआ कि बीच रास्ते में ही यक्षिणी ने उसे अपना शिकार बना लिया। तुमने ठीक कहा यामिनी, जो मर्द अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री पर नजर डाले उसे मार देना ही बेहतर है। युग बाबू, आपने छोड़िए बस ये सब बातों को, और ये बताइए, कहीं आप तो अपनी पत्नी को नहीं मारोगे ना? उसे प्यार से रखोगे ना? तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? यामिनी धीरे से कहती है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी बनूंगी ना। आप मुझसे शादी करेंगे ना? यामिनी की बात सुनकर युग दंग रह जाता है। उसकी आंखें भौचक्की रह जाती हैं। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे ये आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। आप भी ना मजाक तक नहीं समझते। आपके साथ तो मजाक करना भी गुनाह है। यामिनी की बात सुनकर युग के जान में कुछ जान आ जाती है। यामिनी धीरे से कहती है, वैसे एक बात पूछूं बाबू? हाँ पूछो। जो बात मैं आपसे पूछने वाली थी वो पूछने से पहले मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहती हूँ। अरे तुम्हें जो पूछना है पूछो, ऐसे बातें मत घुमाओ। हाँ हाँ पूछ रही हूँ। ये बताइए, क्या अब मैं हमारी दोस्ती पक्की समझूं? दोस्ती पक्की समझूं मतलब ये कि आप मेरे दोस्त बनोगे ना? अरे हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जहाँ दो अनजान लोगों को एक दूसरे के नाम पता चल जाते हैं वहीं दोस्ती हो जाती है। वाह, क्या बात बोली आपने। तो युग बाबू, आपकी दोस्त होने के नाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको शहर में कोई लड़की मिली थी या नहीं? मतलब वही क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, हाँ, गर्लफ्रेंड है या नहीं? युग यामिनी की बात सुनकर उदास हो जाता है। उसे अपने अतीत का एक हिस्सा याद आता है जिसे वो याद नहीं करना चाहता था। एक गहरी सांस लेकर युग कहता है, गर्लफ्रेंड थी पर अब नहीं। क्यों, छोड़कर चली गई ना? युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता?